2 जुलाई की सुबह रूस ने कीव पर 74 मिसाइलें और लगभग 500 ड्रोन दागे। ये युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेनी राजधानी पर सबसे बड़ी बमबारी में से एक थी। 30 लोग मारे गए, 52,000 लोग रात भर मेट्रो स्टेशनों में छुपे रहे, ऊपर शहर के ढहने की आवाज़ सुनते हुए। उनमें से 4,500 बच्चे थे। और जानते हैं अगले दिन पुतिन ने क्या किया? वो रूसी टेलीविजन पर आए और आदेश दिया कि हमले जारी रहें। लेकिन एक बात थी जो वह नहीं जानते थे। यूक्रेनी जवाब तो उसके पहले मिसाइल के उड़ान भरने से पहले ही शुरू हो चुका था। अगले 72 घंटों में रूस के अंदर कई ठिकाने जलने लगे, एक के बाद एक, इतने दूर दराज इलाकों में कि रूसी पक्ष के किसी ने भी नहीं सोचा था कि वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह नहीं थी। सबसे अजीब बात 3 दिन बाद हुई, जब पुतिन ने वो किया जो कोई भी नेता जीतते समय नहीं करता। उन्होंने ये कैमरों के सामने किया। लेकिन आपको ये समझाने के लिए कि उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया, मुझे पहले आपको दिखाना होगा कि जब कीव जल रहा था तब यूक्रेन क्या कर रहा था। आइए हमले की रात से शुरू करते हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि आसमान से क्या आया। 24 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें, 4 जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइलें और अन्य प्रकार की 42 मिसाइलें। उनके साथ 496 ड्रोन भी थे। कुछ असली विस्फोटक ले जा रहे थे, कुछ खाली थे और रडार पर सभी एक जैसे दिखते हैं। इसलिए वायु रक्षा में जो लोग हैं उनके पास यह अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ ही सेकंड होते हैं कि कौन से नकली है। यूक्रेन ने लगभग सारे ड्रोन को मार गिराया। वह इसमें माहिर है। 4 साल प्रैक्टिस के बाद वह माहिर हो गई। समस्या कभी ड्रोन नहीं थे, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अगर आप नहीं जानते कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है तो यह आसान है। इसकी उड़ान का रास्ता को देखो। एक ड्रोन नीचे धीरे धीरे उड़ता है, तुम उसका पीछा कर सकते हो। क्रूज मिसाइल सीधी उड़ती है, जैसे एक छोटा हवाई जहाज। कई हथियार उसे गिरा सकते हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल कुछ और करती है। वह बहुत ऊंचा ऊपर जाता है, लगभग अंतरिक्ष की सीमा तक, और फिर लगभग सीधा नीचे गिरता है आपके ऊपर 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से। देखिए, यूक्रेन के पास ठीक 2 सिस्टम हैं जो एक बैलिस्टिक मिसाइल को गिरा सकते हैं। पैट्रियट जो अमेरिकी है और सैम टी जो यूरोपीय है। और दोनों ही इंटरसेप्टर मिसाइलों पर निर्भर करते हैं, जिनकी कीमत हर एक की कीमत कई मिलियन डॉलर है। और इससे भी बुरी बात यह है कि इनमें से कोई भी यूक्रेनी साइलों में उपलब्ध नहीं है। वे वहां से दूर सहयोगियों के गोदाम में हैं। कल्पना कीजिए कि आप यूक्रेनी कमांडर हैं। आप कई साल उन इंटरसेप्टर्स के लिए भीख मांगते बिता सकते हैं जो दुनिया में पर्याप्त नहीं है। या आप कुछ और कर सकते हैं। अगर आप हवा में तीर को नहीं रोक सकते तो तीरंदाज को निशाना बनाइए। और यही हिस्सा है जिसकी पुतिन को उम्मीद नहीं थी। जब वह कीव पर और हमलों का आदेश दे रहा था, यूक्रेन पहले ही कार्रवाई में आ चुका था। इस अभियान का आदेश ज़ेलेंस्की ने हफ्तों पहले दिया था और राजधानी पर बमबारी ने तो समय सारणी को जरा भी नहीं रोका। यूक्रेन प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, वो पहले ही शुरू हो चुका था। पहला निशाना हवाई जहाज थे। कब्जा की गई क्रीमिया में एक सैन्य हवाई अड्डा है जिसे साकी कहा जाता है। यहीं से वे लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं जो यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर बमबारी करते हैं। मशहूर सू-30 और सू-24 अग्रिम मोर्चे के बम वर्षक विमान मजबूत हैंगरों में खड़े हैं। 1 जुलाई की सुबह यूक्रेनी सैन्य खुफिया के ड्रोन उस हवाई अड्डे में घुसे। जो आप देख रहे हैं वो उनमें से एक का ऑन बोर्ड कैमरा है। तस्वीर पर ध्यान दीजिए, ये मोनोक्रोमेटिक है, रात जैसी। ड्रोन नीचे उतरता है
और रनवे के ऊपर नीचा होकर उड़ता है। डामर की पट्टियां उसके नीचे से गुजरती हैं और फिर लक्ष्य दिखाई देता है। एक सैन्य विमान एप्रन पर खड़ा है। उसके आसपास कोई नहीं है। ड्रोन तेज हो जाता है। सफेद निशाना लॉक हो जाता है। देखो, स्क्रीन पर पीले रंग में क्या दिख रहा है? कोई कनेक्शन नहीं है। इसी तरह निशाना लगने की पुष्टि होती है। ड्रोन उसी पल अस्तित्व में नहीं रहता जब रूसी विमान उड़ना बंद कर देता है। और इस तरह उस रात 7 हैंगरों पर हमला कर उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया। यूक्रेनियों का कहना है कि कम से कम 7 विमान नष्ट कर दिए गए। सैटेलाइट तस्वीरें टूटे हुए शेल्टर और उखड़ी हुई दरवाजों की पुष्टि करती है। और 2 दिन बाद वे वापस आ गए। उन्होंने फिर साकी पर हमला किया और हवार्डिस के हवाई अड्डे पर भी। एक ही हफ्ते में 2 बार उन्हीं हवाई अड्डों पर। लेकिन हवाई जहाज तो बस शुरुआत थे। जब क्रीमिया में हैंगर जल रहे थे, यूक्रेनी ड्रोन पूरे प्रायद्वीप की बिजली गुल कर रहे थे। 48 घंटे में 16 पावर प्लांट्स पर हमला हुआ। पूरी कब्जा की गई। क्रीमिया में ब्लैकआउट हो गया। और उसी हफ्ते 3 गोला बारूद के डिपो, सैन्य रसद के लिए 2 पुल, उत्तरी क्रीमिया नहर पर रेलवे पुल जो मोर्चे पर गोला बारूद ले जाने में उपयोग होता था, और दूसरा कालका नदी पर जिसके 3 खंड जमीन पर गिरे पड़े थे। 8 दिन में यूक्रेनी ड्रोन ने क्रीमिया और कब्जे वाले दक्षिण में 50 ऊर्जा केंद्र ठप कर दिए। और 4 जुलाई को यूक्रेन ने और भी गहराई में वार किया, बहुत ज्यादा गहराई में। यूक्रेनी ड्रोन ने सेंट पीटर्सबर्ग के तेल टर्मिनल पर हमला किया ताकि आप इसकी गंभीरता समझ सके। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्र से 900 किलोमीटर दूर है। ये देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। यही व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ था। टर्मिनल में एक ही समय पर कई जगहों पर आग लग गई। उस रात उस क्षेत्र में 72 ड्रोन मार गिराए गए थे। इसका मतलब है कि कई और ड्रोन्स नहीं गिराए गए। एक ड्रोन पीटरहॉफ के पार्क और महल के अंदर गिरा। ये ज़ार्स का ग्रीष्मकालीन निवास था और 2 दिन बाद पूरे युद्ध का सबसे दूर तक पहुंचने वाला हमला हुआ। ताम्बोम्बा। ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं एक महिला द्वारा फिल्माया गया था। संभवतः यह उसके घर के आंगन में हाथ में मोबाइल लिए साइबेरिया के बीच फिल्माया गया था। जो पीछे जल रहा है उसकी बाड़ और बगीचे के पीछे वह ओम्स्क की रिफाइनरी है। ये हर साल 20 मिलियन टन से भी ज्यादा कच्चा तेल प्रोसेस करती है और ये रूस की आखिरी बड़ी रिफाइनरी थी जिसे यूक्रेनी ड्रोन अब तक नहीं छू पाए थे। ओम्स्क यूक्रेन से 2500 किलोमीटर दूर है। हाँ, आपने सही सुना, 2500। जब वो महिला ये देखती है तो उसके मुंह से बस एक गाली ही निकलती है। अब जो कुछ भी एक हफ्ते में हुआ सब जोड़ कर देखो। साकी में 7 हैंगर और 7 विमान, उन्हीं हवाई अड्डों पर दूसरी बार हमला, क्राइमिया में 16 पावर प्लांट और पूरा प्रायद्वीप अंधेरे में। पुतिन के गृहनगर का तेल टर्मिनल जल रहा है और रूस की आखिरी साबुत रिफाइनरी साइबेरिया में जल रही है, 2500 किलोमीटर दूर। सिर्फ जून में यूक्रेन ने 11 रिफाइनरियों, 7 ईंधन लॉजिस्टिक सुविधाओं और 8 रूसी सैन्य परिसर की कंपनियों को निशाना बनाया था। आपको अंदाजा हो, ज़ेलेंस्की के मुताबिक पिछले 1 साल में हुए नुकसान $40 अरब तक पहुंच गए हैं।
ये एक महत्वपूर्ण बात दर्शाता है। ये महज बदला नहीं है। बदला वो चीज है जो गुस्से के जोश में लिया जाता है। ये एक मुहिम है और ये कीव पर बमबारी होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। और इसका असर रूस के अंदर ऐसा है जिसे आम रूसी लोग अब अनदेखा नहीं कर सकते। देश के 83 में से आधे से ज्यादा क्षेत्रों में आज ईंधन की कमी है। हर वाहन के लिए 20 से 30 लीटर की सीमा है। पेट्रोल पंप सरकारी कर्मचारियों और आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। साइबेरिया के एक शहर चिता में पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन इतनी लंबी हो गई कि ट्रैफिक पुलिस को हाईवे खाली कराने के लिए बुलाना पड़ा। और वह पेट्रोल पंप रोसनेफ्ट का था, जो रूसी सरकारी तेल कंपनी है। ड्राइवर वीडियो में रूसी में कहता है कि उस सड़क से गुजर पाना भी नामुमकिन है। ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. और जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, उसी कतार में फंसे हुए हैं चीन के मालवाहक ट्रक जो सीमा पार व्यापार करते हैं। यहां तक कि चीन और रूस के बीच की लॉजिस्टिक्स भी अटक जाती है। कब्जा की गई क्रीमिया में सार्वजनिक ईंधन बिक्री भी रोक दी गई। और चूंकि रूसी सरकार ने लोगों को पेट्रोल पंपों पर कैनों में पेट्रोल भरने से मना कर दिया था, तो लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। जो आप देख रहे हैं वो लोग अपनी ही कार की बॉडी को आरी से काट रहे हैं। पीछे के दरवाजे में हाथ से छेद काट रहे हैं, जिसमें धातु की किनारी मुड़ी और जंग लगी हुई है, ताकि वहां से फ्यूल पंप की नोजल डालकर पेट्रोल को कार के अंदर छुपाए गए कैनों में डाला जा सके। कई कारें, पेट्रोल पंप और कर्मचारी मदद कर रहे हैं। ये किसी एक हताश आदमी का अलग थलग मामला नहीं है। ये एक तरीका है जो फैल गया है और इसमें एक हैरान करने वाली बात है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज रूस की कितनी रिफाइनिंग बंद पड़ी है? यूक्रेनी 43% की बात करते हैं। स्वतंत्र विश्लेषक ज्यादा सतर्क है और लगभग 1/3 की बात करते हैं। हम इनमें से सबसे कम वाला मान लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तेल शक्तियों में से एक की रिफाइनिंग क्षमता का 1/3 हिस्सा ड्रोन द्वारा नष्ट कर दिया गया। आज रूस पेट्रोल आयात करता है भारत से जहाज के जरिए, कजाकिस्तान से, बेलारूस से, और खुद पुतिन ने सार्वजनिक बयान में स्वीकार किया है कि हमलों के कारण ईंधन की कमी हो रही है। उन्होंने इस कमी को गंभीर नहीं माना। मुझे पता है कि इस समय कई लोग यही सोच रहे होंगे, अगर रूस की हालत ऐसी है तो वह आगे क्यों बढ़ रहा है? वो सच में आगे बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ एक शहर में। उसका नाम कोस्तियंतिनिवका है। ये यूक्रेन के पूर्व में है और डॉनबास में यूक्रेनी रक्षा तंत्र के किलेबंद शहरों की श्रृंखला का हिस्सा है। इस नाम को याद रखिए, जल्द ही आप जानेंगे रूस ने इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। आक्रमण से पहले वहां 67,000 लोग रहते थे। कोस्तियंतिनिवका कांच बनाती थी, खिड़कियां, बोतलें, आईने। आज यहाँ करीब 2,500 लोग बचे हैं। लगभग सभी बुजुर्ग हैं। और इस साल मई में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक चीनी मीडिया समूह को इंटरव्यू दिया। लावरोव ने कहा कि रूस उन साधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जो वो कर सकता था और वे ज्यादा नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। उन इलाकों में जहां मूल रूप से उनकी ही नस्ल के लोग रहते हैं, उन्हीं की जाति के लोग रहते हैं। इस वाक्य के 6 हफ्ते बाद यूक्रेनी ड्रोन ने कोस्तियंतिनिवका में जो हो रहा था उसे फिल्माया। जो आप देख रहे हैं वो भारी गाइडेड हवाई बम हैं जो शहर पर गिर रहे हैं। पहला विस्फोट एक काले धुएं का मशरूम जैसा गुबार उठा देता है। फिर एक और आती है और एक खास पल में 2 अलग अलग जगहों पर एक साथ 2 गुबार उठते हैं, क्योंकि 2 बम एक साथ गिरे थे। ये वही इलाका है जहां रूसी मंत्री के अनुसार उनके जैसे लोग रहते हैं।
तो हाँ, रूस आगे बढ़ रहा है। अब मुझे तुम्हें दिखाने दो कि इस बढ़त की कीमत कितनी है। जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं वे कीव से नहीं हैं। ये 2 अमेरिकी शोध केंद्रों से आए हैं जिन्हें पूरा पश्चिमी मीडिया संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करता है। इस साल जून में रूसी सेनाओं ने पूरे मोर्चे पर 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पिछले जून में उन्होंने 481 वर्ग किमी पर कब्जा किया था। अब मेरे साथ हिसाब लगाओ। आज रूसी सेना 1 साल पहले की तुलना में 16 गुना धीमी गति से आगे बढ़ रही है और हर 1 किलोमीटर जीतने के लिए 19 गुना ज्यादा सैनिकों की जान गंवा रही है। और भी है, वो शहर जिसे मैंने आपसे याद रखने को कहा था, कोस्तियंतिनिवका, अकेले वही जिम्मेदार थी। जून में पूरे मोर्चे पर रूस ने जो कुछ भी हासिल किया उसका 77% एक ऐसे शहर में जो कांच बनाता था, पूरे एक सेना की उपलब्धियों में से 77%। और कोस्तियंतिनिवका के अंदर रूसी औसतन हर दिन 50 मीटर आगे बढ़ रहे हैं। 50 मीटर। एक आदमी धीरे धीरे चलता है तो 50 मीटर 40 सेकंड में तय करता है। और उन 50 मीटर को रोज जीतने के लिए रूस ने उस शहर के अंदर 6 अलग अलग सेनाओं की टुकड़ियां जमा कर दी थी। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 महीने की कीमत क्या थी? इस साल जून में 12,800 रूसी वाहन और ईंधन टैंक नष्ट कर दिए गए, जबकि पिछले साल ये संख्या 3,400 थी, लगभग 4 गुना ज्यादा। इस साल जून में 60,000 रूसी ड्रोन नष्ट किए गए, जबकि पिछले साल यह संख्या 4,500 थी, 13 गुना ज्यादा। एक बात है जो वे नहीं मानते, यूक्रेनियों ने भी उसी महीने पलटवार किया और खोई हुई जमीन का कुछ हिस्सा वापस ले लिया। जब सब कुछ जोड़ा जाता है तो विश्लेषक यही निष्कर्ष निकालते हैं, जून के अंत में रूस के पास शुरुआत से कम जमीन थी। और इसी संदर्भ में उस हफ्ते की सबसे अजीब घटना घटी। 3 जुलाई की रात व्लादिमीर पुतिन सैन्य छलावरण वर्दी में दिखाई दिए। उनका स्वागत जनरल वैलेरी गेरासिमोव ने किया, जो रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख हैं। बताया गया कि ये एक अग्रिम कमांड पोस्ट था जो मोर्चे के पास था। जो आप देख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। उस गलियारे की दीवारें और छत पूरी तरह से छलावरण जाल से ढकी हुई है। छलावरण जाल इसलिए होता है ताकि आसमान से देखने वालों से चीजों को छुपाया जा सके। एक हवाई जहाज से, एक सैटेलाइट से वो चीज बंद गलियारे में लटकी है जहां कोई हवाई जहाज नहीं देखेगा। रोशनी एक समान है और कहीं भी कड़ी छाया नहीं बनती। फर्श चिकना और समतल है। और ऑडियो में कोई तोपखाना नहीं है, कोई हवा नहीं है। जो असल में हो रहा है उसकी कोई आवाज नहीं है, सैकड़ों किलोमीटर दूर वहां से। जेम्सटाउन फाउंडेशन ने उस जगह को अजीब ढंग से सजाए गए कमांड सेंटर के रूप में बताया। और वहां अंदर वर्दी में पुतिन ने घोषणा की कि रूसी सेनाओं ने कोस्तियंतिनिवका शहर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। रूसी सरकार ने इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जीत बताया और रूसी सोशल मीडिया पर मलबे पर फहराई गई झंडों की तस्वीरें घूमने लगी। जो आप अभी देख रहे हैं वो उन्हीं में से एक तस्वीर है। ये रूसी ड्रोन की फुटेज है। एक बड़ी झंडा जली हुई इमारत की दीवार पर लटक रही है और 2 छोटी झंडियां मलबे के बीच में गड़ी हुई हैं। रूसी भाषा में लिखा टेक्स्ट जगह की पहचान कराता है। कोस्तियंतिनिवका क्रास्नी गोरोदोक इलाका, एक इलाका। तस्वीर में न सैनिक है, न बख्तरबंद वाहन, न ही यूक्रेनी पोजीशन कब्जा हुई है। मलबा है और झंडे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। शहर गिरा नहीं था और ये बात यूक्रेनी सरकार नहीं कह रही है। युद्ध अध्ययन संस्थान का आकलन है कि रूसी लगभग 37% शहर पर काबिज है या उसमें घुसपैठ कर चुके हैं।
37% का मतलब ये नहीं कि शहर पर कब्जा हो गया है, इससे बहुत दूर है। लेकिन असल में कहानी को झुठलाने वाली बात कुछ और है। रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने पुतिन की बात को झुठला दिया। सेमियोन पगो, जो 7,50,000 फॉलोअर्स वाले रूसी सैन्य चैनल का संचालन करते हैं, ने रिपोर्ट किया कि लड़ाई जारी थी। और पावेल गुबारेव, जो रूसी अधिकारियों के लिए काम करने वाले सहयोगी हैं, ने इस घोषणा को समय से पहले बताया। उन्होंने कहा कि पुतिन के जनरलों ने शायद शहर पर कब्जा होने से पहले ही इसकी कल्पना कर ली थी और उसके बाद ही इसकी घोषणा की। युद्ध अध्ययन संस्थान ने और आगे कहा, उसने आकलन किया कि पुतिन ने शायद जानबूझकर वह रात की बैठक दिखावे के लिए कराई थी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 जुलाई की छुट्टी से पहले पश्चिमी मीडिया की कवरेज को प्रभावित किया जा सके। और उसने एक और बात का खुलासा किया। उन वीडियो में से कुछ, जिनमें कोस्त्यांतिनिवका में रूसी झंडे फहराए जा रहे थे, शायद कृत्रिम बुद्धिमत्ता से फर्जी बनाए गए थे। लेकिन उस मीटिंग में एक बात है जो झूठ से भी ज्यादा खुलासा करने वाली है। उसी मीटिंग में जहां पुतिन वर्दी में थे, एक रूसी जनरल ने खुद राष्ट्रपति को बताया कि वे यूक्रेनी हमलों को तेल पर रोकने में नाकाम हो रहे हैं। पुतिन ने यह सुना और जवाब दिया कि जितना ज्यादा दुश्मन हमला करेगा, रूस को उतना ही बड़ा सुरक्षा क्षेत्र बनाना पड़ेगा। यानी उसी कमरे में, उसी दिन, उन्हीं कैमरों के सामने रूस के राष्ट्रपति ने एक ऐसी जीत का ऐलान किया जो असल में हुई ही नहीं थी। और उन्होंने जनरल को ये कहते सुना कि वे उन ड्रोन को नहीं रोक पा रहे हैं जो देश की रिफाइनरियों को जला रहे हैं। इन दोनों में से एक बात रूसी टेलीविजन पर दिखाई गई, दूसरी नहीं। और अब अंत में एक आखिरी चाल चल रही है। ज़ेलेंस्की अमेरिकियों से एक खास चीज की मांग कर रहे थे, और वो अब और मिसाइलों की मांग नहीं कर रहे थे। वे यूक्रेन को देश के अंदर अपने खुद के इंटरसेप्टर बनाने की अनुमति मांग रहे थे। और तुर्की में नेटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के शिखर सम्मेलन में उनके सामने आमने सामने बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी अनुमति दे दी। तो जिन चीजों पे हम चर्चा करेंगे उनमें से एक है कि हम आपको पेट्रियट्स बनाने का लाइसेंस देंगे। ये शानदार है ना? इस तरह आप शिकायत नहीं कर सकते कि हम पर्याप्त नहीं दे रहे हैं। मैं कहूँगा आप खुद ही बना लें। हमने अभी कंपनी को नहीं बताया, लेकिन सब ठीक होगा। मुझे यकीन है वे उत्साहित होंगे। लेकिन जानते हो, आप लोग इसका हल निकाल लेंगे, जबकि ज्यादातर देश ऐसा नहीं कर पाते। अगर मैं ये बात ज्यादातर देशों से कहूं तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं ये बात ज्यादातर देशों से कहूं तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ये बहुत होशियार लोगों का समूह है। उसने वहीं पर उसी वक्त बिना किसी को पहले बताए ये घोषणा कर दी। यहाँ तक मिसाइल बनाने वाली कंपनी को भी नहीं। सोचो इसका क्या मतलब है। यूक्रेन एक ऐसे देश से बदल जाता है जो गोला बारूद के लिए भीख मांगता था, अब वह पश्चिमी दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा हथियार बनाने वाला देश बन गया है। और रूस दूसरी तरफ पेट्रोल आयात कर रहा है। मेरे साथ उस महिला के पास चलिए जो शायद साइबेरिया में अपने घर के आंगन में है। वह कोई सैनिक नहीं है, शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी सच में वोट भी नहीं दिया होगा। शायद वह युद्ध का समर्थन करती हो या नहीं, शायद उसने भी अधिकांश लोगों की तरह इस पर सोचना बंद कर दिया हो, जब सोचना बहुत महंगा पड़ता है। और वो वहाँ है, बाड़ और बगीचे के बीच, अपने मोबाइल से एक तेल रिफाइनरी को जलते हुए रिकॉर्ड कर रही है। और वो बस एक गाली ही बोल पाती है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओम्स्क यूक्रेन से 2500 किलोमीटर दूर है, और वह आखिरी बड़ी रूसी रिफाइनरी थी जिसे ड्रोन अभी तक नहीं छू पाए थे। यह साम्राज्य के पिछवाड़े का भी सबसे दूर वाला हिस्सा है। पुतिन ने युद्ध शुरू करते समय रूसियों से अप्रत्यक्ष वादा किया था। यह किसी भी भाषण में लिखा नहीं था, लेकिन हर किसी ने इसे पूरी तरह समझ लिया था। युद्ध दूर कहीं होगा, दूसरों के बेटे उसमें शामिल होंगे, और आप लोग यहां कुछ भी महसूस नहीं करेंगे। वो वादा अब खत्म हो गया है। आज रूस के आधे से ज्यादा इलाकों में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं, इसलिए वो खत्म हो गया है, क्योंकि लोग
अपने ही कार की बॉडी काट रहे हैं ताकि ईंधन जमा कर सके। और क्योंकि देश के राष्ट्रपति को सैन्य वर्दी पहननी पड़ी और अंदर से लटकी हुई छलावरण जाली वाले गलियारे में जाना पड़ा ताकि वो उस शहर पर कब्जे की घोषणा कर सके जिस पर उन्होंने कब्जा ही नहीं किया। ये वो चीज है जो कोई भी नेता तब नहीं करता जब वो जीत रहा हो। यही मैं आपकी राय चाहता हूं। इस वीडियो में आपने जो कुछ भी देखा उसके बाद क्या आपको लगता है कि पुतिन इस युद्ध में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अभी भी जीतने की उम्मीद है, या फिर क्या उन्हें इस बात का डर है कि जिस दिन वो मान लेंगे कि वो जीत नहीं पाए उस दिन उनके साथ क्या होगा? कमेंट्स में लिखिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।